नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां नए प्रपंच रचती है ताकि लोग उनसे रोजगार, नौकरी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल न पूछें। बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त रहती आई है। आखिर इसमें सुधार क्या हुआ है? देश की मोदी सरकार हो या प्रदेश की डॉक्टर मनमोहन यादव की सरकार, दोनों ही आपको बता दें सरकारों का दावा यह रहा है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार में गति आई है। इधर कांग्रेस भी सरकार की कमजोरी के साथ चुनावी लाभ लेने के लिए दीगर मुद्दे उठा रही है। आज इसी पर हमारी डिबेट होगी, मगर उसके पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। क्या आज की राजनीति में मुद्दों का स्थान प्रपंच और मैनेजमेंट ने ले लिया है? क्या विपक्ष या बौद्धिक वर्ग बेवजह ऐसे नैरेटिव गढ़ता है जो वर्तमान मोदी सरकार को चुनावी प्रपंच और मैनेजमेंट की सियासत का पुरोधा बताते हैं? चुनाव में प्रपंच रचने का आरोप सिर्फ मोदी सरकार पर ही नहीं है। इससे पहले भी देश और प्रदेश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। क्या वाकई सत्ता में रहने वाली पार्टियां जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाती हैं? क्या चुनावों में मुख्य मुद्दे धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण हो रहे हैं और उनकी जगह बेवजह के मुद्दे ले रहे हैं? ये एक चिंताजनक स्थिति है। विपक्ष के आरोप है कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी बेरोजगारी बढ़ी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी दर बढ़ी है। निजीकरण और सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। वहीं देश में गरीबी का भी विस्तार हुआ है। आपने 35 रुपए का पेट्रोल डीजल देने का वादा करके वोट लिए, 107 रुपए का पेट्रोल कर दिया, उसमें 2 रुपए कम कर दिए और पूरी मीडिया को लगा दिया कि हमारी वाह करो। पूरी मीडिया लगी है इस बात में कि 2 रुपए कम कर दिए, पर यह मीडिया कभी नहीं बोली कि 35 का वादा किया था, 60 का पेट्रोल था जो 107 कर दिया। इसका मतलब है देशवासियों समझो कि परेशानी आपके दिमाग को हाईजैक करने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि 10 सालों में देश का मान बढ़ा है। न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ा है। बीजेपी ने कांग्रेस के बेरोजगारी और गरीबी के सवाल पर भी पलटवार किया है। बेरोजगारी की बात करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमने अगस्त तक 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार के आंकड़े देखें, अभी इन्वेस्टर मीट हुई है उज्जैन के अंदर, उसके पहले इंदौर के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है जिसके अंदर 15,76,000 करोड़ का निवेश आया, जिसमें 29 लाख नए रोजगार सृजित हुए। उज्जैन की इन्वेस्टर मीट के अंदर कई लोगों को रोजगार और निवेश के प्रस्ताव आए। तो ये कांग्रेस को सच्चाई को समझना होगा और कांग्रेस को समझना होगा कि जनता उसको नकार चुकी। झूठे मुद्दों के आधार पर उनको जनता को गुमराह करना बंद करना पड़ेगा। बहरहाल राजनीतिक पंडित मानते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकने के पीछे राजनीतिक दलों का स्वार्थ ही है, मगर चुनावों में मुख्य मुद्दों पर बहस होना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इस खतरे से सावधान रहना होगा और इसे रोकने के लिए प्रयासरत होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो चुनाव प्रपंच और मैनेजमेंट, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी जुड़े। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी इस चर्चा का हिस्सा है। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि आपने लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया है। जो मुद्दे चुनाव में होने चाहिए वो पूरी तरह से आपने छीन कर दिए हैं। खासकर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करते, चर्चा से भागते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन आपसे सीधा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में विफल रही है, जैसा कांग्रेस का आरोप है? देखिए शर्मा जी, कांग्रेस जी हमेशा से ही आरोपों और आलोचनाओं के रथ पर सवार होकर निकलने वाली पार्टी है। इनका मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। जी, क्योंकि जीतू पटवारी जी भी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो मुंह की जमा खर्ची सब करेंगे। आज इकोनॉमी को देखिए, जब टॉप 10 में इकोनॉमी हुआ करती थी आपके समय पे, आज टॉप 5 में जो जॉब सीकर्स थे वो आज जॉब देने की स्थिति में बने हुए। इनके समय स्टार्टअप 350 टोटल स्टार्टअप्स हुआ करते थे इनके समय पे। आज लाखों की संख्या में देश में स्टार्टअप्स हैं।
तो ये सब हम जो परिवर्तन है उसको समझना पड़ेगा। और कांग्रेस तो वैसे भी जनता की नब्ज को समझने में नाकामयाबी रही है हमेशा, जब भी देखा है आपने। यही कारण है कि ये 440 से 40 पर आ गए। अब फिर चुनाव में है, फिर आरोप और आलोचनाएं, फिर वही पुरानी बातें जो राहुल गांधी जी के लिए गुलाम नबी आजाद जी ने कही थी कि वो एक अपरिपक्व मानसिकता के शिशु हैं, बालक हैं, जिनके पास जो 10 साल पहले मुद्दे थे वही मुद्दे आज भी उनके पास, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो राजनीति करते हैं, उन्हीं मुद्दों से आगे निकल नहीं पा रहे, जिसको जनता अच्छा नहीं समझती। यही कारण हो गया कि ये पीछे रह गए। अरे आज आप एक ही कितने चुनाव में आप जनता के बीच में गए। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता ने आपको सिरे से खारिज करने का काम किया, आपको सुपड़ा साफ करने का काम किया। उसके बाद भी अगर आप वही समझकर वही बातें करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जनता उसको अच्छा नहीं समझती, जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। और रही बात, हम जनहितैषी काम कर रहे हैं, जन कल्याण के काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में, जनता हमें सतत आशीर्वाद दे रही है, हमें प्रचंड बहुमत से जिताने का काम कर रही है। तो आपने देखा कि अभी 23 के जो चुनाव हुए थे, जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। माननीय मोदी जी, जो एक हमारी टैगलाइन थी, मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया। जनता जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी के मन में एमपी के नारे को चरितार्थ किया। रितेश जी से जवाब लेते हैं। रितेश जी, बीजेपी कह रही है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, लगातार जो इकोनॉमी है वो बढ़ी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सवाल अपनी जगह हैं। आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के इस जवाब को? साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती रही हमेशा से, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, क्या आपको लगता है कि जनता उस आधार पर अब अपना मत नहीं दे रही है? सबसे पहले तो मैं आपको इस डिबेट करने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। आशीष जी, आपका रुख करूंगा इनके बाद। जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, हर बार नरेंद्र मोदी जी अपना स्टेटमेंट और अपने वचन बदल लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने के लिए मैदान में आए थे, तब इनने जो बात रखी थी वो बात थी किसानों के ऊपर बहुत ही महंगाई की मार। आज डीएपी का रेट कहाँ जा रहा है? आज खाद का रेट कहाँ जा रहा है? आज हर दिन किसान आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हो गई है, पर किसान की लागत दोगुना नहीं बढ़ी है। आज इनके पास हिम्मत नहीं है कि पेट्रोल की बात कर लें, आज इनके पास हिम्मत नहीं भ्रष्टाचार की बात कर लें, आज इनके पास हिम्मत नहीं है कि महिला सुरक्षा की बात कर लें। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे, सारी बातें आज झूठ हो गई। आज इनके पास कोई बात है? आप इन्होंने अपने वादे बदल लिए, अपनी गारंटी बदल ली। आज इन्हें नई हर चुनाव में बदलते गए हैं, इनके नए साथी बदलते गए हैं, इनका चेहरा बदला है, और ले दे के इनके पास इस धर्म की धुरी के अलावा घूमने के पास तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अंतिम में ये सरकार भगवान राम और पाकिस्तान, इन दोनों के अलावा विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत सकती। और जिस पार्टी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उसी पाकिस्तान की कंपनियों से कल खुद इनका काला चिट्ठा उजागर हुआ है कि वहां की कंपनियों से काला धन ले लेकर ये बार बार सत्ता में वापसी करते हैं, और देश की जनता इनकी सच्चाई को बखूबी समझ चुकी है। आज नहीं तो कल इनके पोल खुलने वाली है, जनता के सामने इनकी सच्चाई उजागर होने वाली है। कब तक अयोध्या में राम मंदिर के पीछे छुप कर अपनी सरकार बनाएंगे? आज नहीं तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा, और जनता आपको आपके आऊंगा। दुर्गेश जी, आपका रुख करूंगा मैं, लेकिन उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस ने एक बार फिर से वही विषय उठाया, भगवान राम और पाकिस्तान, प्रोपोगेंडा का आरोप बीजेपी पर लगाया है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे आपका विश्लेषण क्या कहता है। चूंकि वरिष्ठ पत्रकार भी, इतने सालों से आपने पूरी चुनाव की प्रक्रिया को देखा है, जनता के मर्म को आप समझते हैं। क्या आज, जैसा कि हमारा विषय भी है, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पूरी तरह से क्षीण हो चुके हैं? क्या केवल प्रोपोगेंडा चुनाव के नाम पर चलाया जाता है, जिसके आधार पर वोट लिए जाते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत सारी बातें कई बार जो है भारतीय जनमानस जो है कई बार कुछ भावनाओं में, भावनात्मक मुद्दों पर और कुछ इस तरह की चीजों पर वोट देता है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% जो मतदान, जितना भी मतदान होता है वो 100% सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पे होता है, या कुछ ऐसे मुद्दों पे होता है जिनका बुनियादी जीवन से कोई सरोकार ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि चुनाव का जब जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता है, मतदान का वक्त करीब आता है, तो हर चुनाव बुनियादी मुद्दों की तरफ लौटा जरूर। तो कुछ मात्रा में जरूर ऐसा हो जाता है कि दूसरी चीजें हावी हो जाती है। तो अभी जो चुनाव का अभी जो दिख रहा है, चुनाव जिस तरफ जा रहा है उस तरफ
अगर हम गौर से देखें तो 1-1.5 महीने पहले तक जो माहौल या जो स्थितियां लगती थी कि ऐसा लगता था कि ये मुद्दे जो है बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत जी जी आशीष जी, आप 7-8 दिनों से देखेंगे तो चीजें भी फैली हुई हैं, सारी चीजें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव बुनियादी मुद्दों की तरफ लौटेगा। तो भाजपा जरूर अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी। उसने जो भी उपलब्धियां की हैं, कुछ नए कानून भी बनाए हैं, कुछ नए लाभार्थी वर्ग तैयार किए हैं और उनको कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया है, तो निश्चित तौर पर भाजपा उस पर चुनाव लड़ेगी। और 10 साल की सरकार के लिए जरूरी है कि वो अपनी उपलब्धियों को सामने रखे और कुछ नया विजन भी बताए। लेकिन कुछ एक फर्क है कि देखिए 2019 का चुनाव जिस तरह से कांग्रेस या विपक्ष ने लड़ा जी, अभी तक तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस उस दिशा में जा रही है, क्योंकि वो जो रणनीति थी विपक्ष की वो नाकाम हुई थी। तो इस बार जो है कांग्रेस ने कुछ बुनियादी मुद्दों को छूने की कोशिश की है, जैसे युवाओं को के लिए जो उन्होंने अभी एक घोषणा पत्र, एक एजेंडा अपना निकाला है, 5 सूत्री बातें हैं, कल महिलाओं के लिए कुछ बातें की। तो ये जो बातें हैं खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला वर्ग, किसान, ये हमेशा से और खासतौर पर मिडिल क्लास, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा एजेंडे में मिडिल क्लास नहीं रहता है। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी 1-2 सामने आए हैं, उससे लगता है कि चुनाव कहीं ना कहीं बुनियादी मुद्दों की तरफ लौटेगा। और ये जो लहर है, जैसे एक मंदिर से जुड़ा मामला है, ये भाजपा का वचन था, भाजपा ने इसे पूरा किया, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, उसको उस पर खुशी बनाई। तो एक वो मुद्दा है और दूसरी चीजें हैं, ये कितना असर करेंगे मोटे तौर पर ये देखने लायक बातें हैं। लेकिन सफलता भाजपा की भी इस बात पे निर्भर होगी, क्योंकि एक बड़ा दल है, बड़ी मशीनरी है, और कांग्रेस और दूसरे विपक्ष की भी इस पे होगी कि वो चुनाव जो है बुनियादी मुद्दों पर लौटे और बुनियादी मुद्दों पर ही लड़ा जाए। बिल्कुल, बुनियादी मुद्दों पर विपक्ष कितना सक्रिय, इस पर मैं जवाब लूंगा रितेश जी से। फिलहाल हम दुर्गेश जी का रुख करेंगे। दुर्गेश जी, इसके पहले जब रितेश जी अपना वर्जन दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि केवल भगवान राम और पाकिस्तान, यही आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का प्रोपेगेंडा हो चुका है, और इस वजह से जो बुनियादी मुद्दे जिनका आशीष जी जिक्र कर रहे थे उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। जवाब आपका। देखिए, आशीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो अपनी पैनी नजर राजनीति पर रखते हैं अपनी नजर को, तो वो निश्चित रूप से उनका आकलन जो है वो सत्ता को चेताने वाला भी रहता है और सत्ता के जो अच्छे काम है उसको गिनाने वाला भी रहता है जी। पर जो रितेश जी जो यहाँ पे कांग्रेस के पैनलिस्ट बैठे हैं वो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। अब बताइए, कोपल कल्पित बातें हैं। कोई हमारा 20 साल से तो मध्य प्रदेश में सरकार है हमारी, एक भी आदमी हमारा जेल गया क्या भ्रष्टाचार के मामले? कभी देश में किसी भ्रष्टाचार की बात किसी ने भी कभी की क्या? नहीं की। पर ये एक वो झुंझुना जो राहुल गांधी जी का है, वो ये सब बजाते हुए दिखेंगे आपको, और ये भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार अगर आपको लग रहा है रितेश जी को, तो कहीं पे भी एविडेंस ले आए, कहीं प्रूफ ले आए, कहीं कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची कर आप अपने आप को राहुल जी के करीब बताना चाहते हैं, मुझे लगता है इसको जनता ठीक नहीं मानती है। रही बात हम अपनी उपलब्धियों को लेकर, और राम के बिना इस सृष्टि की कल्पना तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे संकल्प पत्र में था, हम उसको हमने पूरा करने का काम किया। और आप आलोचना करें, भगवान राम को अस्तित्व को नकारें, उनके लिए हलफनामे पेश करें, कपिल सिब्बल को खड़ा करें, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र प्रदेश की देश की जनता भली भांति समझती है। इनको राम सब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं, चुनाव से पहले भगवान की बात करते हैं और चुनाव के बाद सलमान की चिंता करने वाले लोग हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। रही बात, आज आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आपके समय पे कहां से क्या आज क्या है। आप किसानों की बात कर ली, सिंचाई का रकबा देख लीजिए, इनके समय 4.5 लाख हेक्टेयर था, आज मध्य प्रदेश 50 लाख हेक्टेयर से ऊपर हम सिंचाई कर रहे हैं। हर मोर्चे पर, चाहे आईटीज की बात कर ले, चाहे मेडिकल कॉलेजेस की बात कर ले, विकास में कांग्रेस कहीं से लेकर कहीं तक खड़ी नहीं हो पाएगी। जब मध्य प्रदेश बंटाधार युग था ना शर्मा जी, तो जब मध्य प्रदेश की सड़कों पर कोई गाड़ी आ जाती तो लोग पहचान जाते थे कि मध्य प्रदेश में एंटर कर गए। आज जब मध्य प्रदेश से बाहर निकलते तब लगता है कि मध्य प्रदेश छूट गया और किसी राज्य में आ गया। ठीक है, चलिए, तो इतने सालों में सिर्फ प्रदेश का विकास हुआ है, बीजेपी का ये दावा है। रितेश जी, क्या सिर्फ विकास नहीं दिख पा रहा है कांग्रेस पार्टी को? साथ ही ये भी बताएं, जैसे कि आशीष जी ने कहा, कि बुनियादी मुद्दों की तरफ किस तरह से आपकी सक्रियता होगी जनता को जोड़ने की?
देखिए, जो बात इन्होंने कही कि भगवान राम के नाम पर सरकार बनाया इन्होंने, इस बात पर ठीक है, आप भगवान राम के नाम पर सरकार बना जी। हेलो जी जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अमित जी, क्या इस देश में सड़कों का जाल खड़ा करना ही एकमात्र विकास है? क्या इस देश में ऊंची बिल्डिंगें, फ्लाईओवर बनाना ही विकास की एकमात्र परिकल्पना है? अगर वास्तविकता में विकास मध्य प्रदेश के पिछले 20 सालों में किया था तो इन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई जब अहम चुनाव पर इन्होंने 1200 साढ़े 1200 रुपए महिलाओं को लोक लुभावन राशि देकर चुनाव जीता? क्या इनके पास 20 सालों का वो ट्रैक रिकॉर्ड और वो परफॉर्मेंस इनके लिए पर्याप्त नहीं था? आखिर क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई कि 20 साल बाद एक मुख्यमंत्री को रातों रात बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बैठक बुलानी पड़ी? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि पिछले से देश हित पर काम करने वाले और 18-18 घंटे जाकर काम करने वाली देश के प्रधानमंत्री को नई गारंटी लानी पड़ी? मैं कहता हूं आप बात करिए, आप स्वास्थ्य पे लाइए, बात करिए 10 सालों में अपने स्वास्थ्य में क्या रिकॉर्ड है आपका? 10 सालों में शिक्षा में केंद्र सरकार का क्या बजट रहा, क्या रिकॉर्ड रहा? 10 सालों में देश के विकास के रोजगार सरकार ने क्या क्या काम किया? आप देश नीति आज हम जब ये सत्ता में आए थे, रुपये की क्या कीमत थी डॉलर के मुकाबले और आज कहाँ पे रुपया पड़ा हुआ है? चलिए ठीक है, मैं राहुल गांधी का खास बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता, ये अलग बात है, पर आप तो देश की जनता के खास बनिए। देश की सरकार ने आपको सत्ता सौंपी और 10 साल से 1 दशक से आप सत्ता पे हैं और अंतिम में वही पाकिस्तान से की बात करते हैं और रातों रात उससे बैक फुट पे आप चंदा मांगते हैं। आज देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। अब आते हैं कृषि कर्मण अवार्ड पे और किसानी पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अमित जी। जी जी रितेश जी, जी रितेश जी आपकी बात जारी रखें। हेलो जी जी अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज लगभग 30% मध्य प्रदेश में कैंसर जैसी बीमारी का मातम छाया हुआ है। आज जगह जगह कैंसर इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और जगह जगह कैंसर के ऊपर सरकार रिसर्च कर रही, इतना अधिक केमिकल मिलाया जा रहा है मिट्टी पे। और आज मध्य प्रदेश की उर्वरक भूमि आज कैंसर भूमि के रूप में विख्यात हो रही है। और आज अगर इतना ही मध्य प्रदेश की किसानी आगे बढ़ी है, किसान आगे बढ़ा है, तो क्या आवश्यकता कि मध्य प्रदेश में लाखों लाख किसान हर साल आत्महत्या करता जा रहा है? आज हम कहां पर पहुंच गए, कहां पे हमने सरकार सत्ता। चलिए, किसानों पर और स्वास्थ्य पर आपका सवाल है बीजेपी से, मैं इसका जवाब जरूर लूंगा। जी, फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि 10 साल में आपने देश को क्या दिया, आपका आकलन क्या कहता है? 10 साल में जो मोदी सरकार का प्रदर्शन था वो ओवरऑल कैसा था? साथ ही एक और सवाल पर आपका जवाब लेना चाहूंगा, जैसे कि आज हमारा विषय भी है मुद्दों पर भटकना, मुद्दों का जो प्रपंच है वो कितना ज्यादा खतरा साबित हो सकता है लोकतंत्र के लिए? देखिए, अगर हम इस तरह शुरू करें कि मुद्दों से भटकने में का क्या खतरा है, तो ये खतरा जो है ये सबसे पहले मतदाता की जागरूकता पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरह से लेता है। जी, मतदाता यदि अपने मुद्दों पर अटल रहता है, अपनी जरूरतों पर अटल रहता है, तो वो सरकार को मजबूर कर सकता है कि वो जो भी सरकार हो वो पहले उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरे करे, फिर भावनात्मक और काल और भविष्य के बात करे। तो ये हमेशा और हर समय लागू हुआ है देश में या प्रदेश में। जब भी सरकारें बदली हैं, सत्ता परिवर्तन हुए हैं, तो उसके पीछे बुनियादी मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं। एक मर्तबा कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसी भावनात्मक लहर चली है और तो बेसिकली तो यही चीज है। दूसरी बात यह है कि यदि किस सरकार ने क्या किया, जैसा आपने पूछा, तो बीजेपी पहली बार बीजेपी के साथ ऐसा हुआ है कि वो 10 साल लगातार सत्ता में रही है, अच्छे बहुमत से रही, और पिछले 2-3 दशक में 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सरकार पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो इसका मतलब है कि 2014 से 2019 तक का जो मोदी सरकार काल है उसको जनता ने पूरे नंबर दिए और उसकी वजह से वो उसको पूर्ण बहुमत मिला, जो दूसरी पार्टियों के लिए लंबा एक दूर का ख्वाब साबित हो रहा था। तो ये चीज तो पहले साबित हुई। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल था मोदी सरकार में, कोई भी सरकार होती है तो दूसरे कार्यकाल में दूसरा कार्यकाल उसका ज्यादा जो मतदाता है अपनी कसौटी पे रखता है, ये अक्सर होता है। तो ये जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें एक कोविड की बड़ी चुनौती सरकार के सामने रही, आर्थिक रूप से चीजों को मजबूत करने की चुनौती रही, और इस बीच में कई ऐसे मुद्दे हुए जिसमें भावनात्मक तौर पर भी लोगों को छुआ। तो इन सब चीजों के बरक्स हम देखेंगे कि जो अब इस बार जो वोट होगा, मुझे लगता है इन सब चीजों का मिला जुला होगा।
चिंता इस बार, और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, इससे पहले जो सरकारें रही, ऐसा नहीं मैं मानता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं या उन्होंने तरक्की या विकास के लिए नहीं कुछ किया। हर सरकार अपने विजन के साथ चलती है, और कौन सरकार ऐसा चाहेगी कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और लोग उसको जिताते रहे। बिल्कुल। तो विकास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हर सरकार को करना उसकी ड्यूटी है, और सबने अपने अपने नजरिए से किया है। मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लोकसभा गए थे, तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया था कि हाँ हर सरकार ने अपने स्तर पे कुछ किया, और यही बात मोदी पे भी लागू होती है, उनकी सरकार पे लागू होती है कि उन्होंने भी भरसक कोशिश की कि विकास का पहिया कैसे घुमाया जाए, और विकास के साथ साथ राजनीतिक दल होने के नाते उनकी ये भी कोशिश रही कि लोग उनकी पार्टी से जुड़े रहे, विमुख ना हो। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। इसका ही आकलन जो है जनता को करना है। तो ये जो अब ये शासनकाल है, अगर हम इसको मोटे तौर पे देखें, 10 साल का मनमोहन सिंह सरकार का लगातार कार्यकाल और 10 साल का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल लोगों के सामने है। दोनों कार्यकालों में अलग अलग रूप से चुनौतियां रही। अब ये जो मतदान होना चाहिए, जो मैं मानूंगा वो उन बुनियादी मुद्दों के आसपास ही होना चाहिए, वो ज्यादा प्रभावशाली और लाभकारी रहेगा लोकतंत्र। बिल्कुल। दुर्गेश जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, किस तरह की उपलब्धियां बनाएंगे चुनाव से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास के मुद्दे को लेकर आगे काम करती रही है। हम माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम मिशन 29 को, हम मध्य प्रदेश में मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जनता हमें हमेशा से, आप देखेंगे 2003 से लेकर सतत आशीर्वाद देती आ रही है। इन 20 सालों में जो हमारी उपलब्धियां हैं, जनता उसको स्वीकार कर रही है। हमने हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया, सर्वांगीण प्रदेश के विकास का काम किया है। और निश्चित ही जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के हितों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो जनता अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। हमारी डबल इंजन की सरकार पूरे तन से, अपने मन से जनता की सेवा में लगी हुई है, और जनता निश्चित रूप से उसको स्वीकार करती है। यही कारण है कि जनता का हमें सतत लाड़ प्यार स्नेह दुलार मिलता रहा है। और हम अब भी जनता के हितों के लिए और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, और अच्छी क्या योजनाएं लेके आ सकते हैं, हम इनको लेकर जनता के बीच में, मध्य प्रदेश टॉप 3 प्रदेशों में से आए, वो हमारा जो माननीय मोदी जी की मंशा है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे देश और प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, दुगनी रफ्तार से प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। ठीक है रितेश जी, बीजेपी ने तो 2029 तक का मिशन बना के रखा है, लेकिन कांग्रेस का 2024 का मिशन क्या होगा? किस तरह के मुद्दों से जनता को जोड़ने का प्रयास आपका है? रितेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रितेश जी से संपर्क टूट गया है। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की कि किस तरह से मुद्दे जो हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं, लेकिन मतदाता को जागरूक होना है कि जो बुनियादी मुद्दे जो आपके लिए मायने रखते हैं उस पर सुदृढ़ता आपकी बनी रहे और उसी के आधार पर चुनाव हो और उसके नतीजे भी आए। इसी के साथ डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।